हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग झारखंड पीजीटी में प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और आज का हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर रहने वाला है, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 रहने वाला है। अभी तक हम लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और हम लोगों ने कहा है कि हम लोग रेगुलर क्लास को करने वाले हैं, लेकिन इस क्लास में थोड़ा सा टाइम हो गया। लेकिन इसका कारण है कि कुछ प्रॉब्लम थी, जो लैपटॉप में कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसको रिजॉल्व कराने में थोड़ा सा वक्त लग गया। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये वीडियो नहीं डाल पाई, लेकिन मैंने वादा किया था आप लोगों को कि मैं वीडियो डेली की डेली अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अब ठीक कर लिया है, अब आगे आप लोगों को डेली क्लासें प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लोको मूल्य का तात्पर्य वस्तुओं के उस मूल्य से है जिसमें लोको मूल्य लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में लोको मूल्य, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, अब ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने बड़ा दिखने लगा। लोको मूल्य का तात्पर्य वस्तुओं के उस मूल्य से है, वस्तुओं के उस मूल्य से है जिसमें कुछ लाभ सम्मिलित हो, कुछ लाभ सम्मिलित होता है, गोदाम तक माल भेजने के सभी व्यय सम्मिलित हों, केवल वस्तुओं को भेजने के बीमा व्यय सम्मिलित हो। लोको मूल्य का मतलब होता है कि कुछ लाभ सम्मिलित हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि कुछ लाभ जिसमें ऐड होता है उसे बोलते हैं लोको मूल्य का तात्पर्य वस्तुओं के उस मूल्य से है जिसमें कुछ लाभ सम्मिलित हो। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि एक कंपनी सचिव की नियुक्ति की जाती है। एक कंपनी जो सचिव होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऋण पत्र धारकों के द्वारा, डिवेंचर होल्डर जिन्हें बोलते हैं, अंशधारियों के द्वारा जिन्हें शेयर होल्डर्स बोलते हैं, सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, संचालक मंडल के द्वारा, डायरेक्टर्स का मंडल होता है, ग्रुप होता है, उनके द्वारा। तो एक कंपनी सचिव जिसे डायरेक्टर बोलते हैं, तो उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मैंने आप लोगों को, कुछ बच्चों ने डिमांड की है कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन को लाइए सर, प्रैक्टिस सेट इंग्लिश में भी लाइए, लेकिन अभी फिलहाल जो प्रैक्टिस सेट है वो हिंदी में है, लेकिन आगे कोशिश करेंगे कि आप लोगों को प्रैक्टिस सेट इंग्लिश में भी प्रोवाइड किए जाए। लेकिन तब तक हम आपको ज्यादातर इंग्लिश आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जहां पे नहीं आएगी वहां पे क्या करें? सरकार द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, संचालक मंडल के द्वारा एक कंपनी जो सचिव होता है उसकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? एक कंपनी जो सचिव की नियुक्ति करती है, तो इसका राइट आंसर है संचालक मंडल के द्वारा। संचालक मंडल जिसमें बहुत से डायरेक्टर्स लोग जो होते हैं, संचालक मंडल के द्वारा एक सचिव की नियुक्ति की जाती है, कंपनी के सचिव की नियुक्ति की जाती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप लोगों के लिए पूरे जो है झारखंड पीजीटी की बात करें, चाहे यूपी की बात करें, चाहे किसी की बात करें, ये सभी जगह काम आने वाली हैं। तो ये मत सोचिए कि एक स्पेशल एग्जाम को कवर कर रहे हैं, नहीं, ऐसा मत सोचिए। हम लोग कॉमर्स में वही क्वेश्चन है जो हर जगह पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग करेंगे और जो चीजें हैं उनको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एसपी एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम लोग बहुत जल्दी बीकॉम के कोर्स जो हैं उनको भी पढ़ाने वाले हैं। थ्योरी के जितने भी कोर्सेस हैं उनको आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं और विद डिटेल में पढ़ाएंगे और विद फ्री में पढ़ाएंगे आप लोगों को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि एक कार्यालय का प्राथमिक कार्य है। एक कार्यालय का प्राथमिक कार्य क्या है? कर्मचारियों को पारिश्रमिक का भुगतान करना। कार्यालय का प्राथमिक कार्य पूछा है, प्राथमिक कार्य, प्राइमरी फंक्शन। एक ऑफिस का प्राइमरी फंक्शन पूछा है, क्या है? एक ऑफिस का प्राइमरी वर्क पूछा है, क्या है? कर्मचारियों को पारिश्रमिक का भुगतान करना, कर्मचारी जो होते हैं एम्प्लॉइयों को वेजेज का भुगतान करना, प्रबंधकीय नीतियों का क्रियान्वयन करना, जो मैनेजमेंट में हमने पॉलिसी बनाई है उनका क्रियान्वयन किया जाए, प्रलेखों को बनाना, डॉक्यूमेंट को बनाना, प्रयोग करना, उनका यूज करना और उनको सुरक्षित मतलब कि उनको सिक्योर तरीके से रखना,
कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा करना एक कार्यालय का प्राथमिक कार्य क्या है? कंपनी कर्मचारियों को पारिश्रमिक देना, प्रबंधकीय नीतियों का क्रियान्वयन करना, प्रलेखों को बनाना, प्रयोग करना, सुरक्षित करना और कंपनियों की संपत्ति की सुरक्षा करना। तो एक कार्यालय का प्राथमिक कार्य, इसका सही आंसर है कि प्रलेखों को बनाना। कार्यालय की बात की है, ऑफिस की बात की गई है, तो ऑफिस का प्राथमिक कार्य होना चाहिए जो प्रलेख हैं उनको बनाना और प्रयोग करना उनका और सुरक्षित उनको रखना। तो ये इनके प्राथमिक कार्य में आ जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि उद्देश्यों की क्रमानुगता, हायरार्की जिसे बोलते हैं, से तात्पर्य है। उद्देश्यों की क्रमानुगता से क्या तात्पर्य है? जो होते हैं शीर्ष स्तरीय उद्देश्य होते हैं, उद्देश्यों की विविधता होती है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध होता है, उद्देश्यों की साध्य साधन कड़ी है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि उद्देश्यों की क्रमानुगता से तात्पर्य है। इसमें जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग हायरार्की। क्रमानुगत लिखा हुआ है, उद्देश्यों की क्रमानुगत से क्या तात्पर्य है? तो इसको थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से इसके बारे में जानकारी हो जाए। तो उद्देश्यों की क्रमानुगता, क्रमानुगत को साध्य साधन कड़ी के रूप में भी जाना जाता है। साध्य साधन कड़ी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि प्रत्येक निम्न स्तरीय उद्देश्य अगली उच्च स्तरीय उद्देश्यों के साधन होते हैं। तो इसीलिए इसको साधन साध्य की कड़ी माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसमें और लिखना चाहे तो इसमें लिख भी सकते हैं कि क्योंकि प्रत्येक निम्न स्तरीय उद्देश्य अगली उच्च स्तरीय उद्देश्यों के लिए साधन होते हैं। साधन होते हैं। तो इसमें क्या है कि उद्देश्यों की क्रमानुगत को साधन साध्य कड़ी के रूप में जाना जाता है। क्योंकि इसको साधन साध्य कड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो निम्न स्तरीय उद्देश्य जो होते हैं वो अगली उच्च स्तरीय उद्देश्य के लिए एक साधन होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साधन साध्य कड़ी के रूप में हो जाएगा और डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में कि शुद्ध लाभ। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि शुद्ध लाभ 23,000 रुपये, स्थायी संपत्तियों के विक्रय पर लाभ जो दिया है वो 2,000 दिया है। तो संचालक से कोष होगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से फंड पूछा गया है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना फंड होगा। तो देखो, शुद्ध लाभ का मतलब नेट प्रॉफिट, और स्थायी संपत्तियों के विक्रय पर मतलब कि फिक्स एसेट्स को हमने सेल किया है, उस पर प्रॉफिट कमाया है 2,000 रुपये। तो हमें संचालक कोष से
होगा। तो संचालन कोष से क्या होगा, संचालन से कोष होगा कितना कोष होगा, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो संचालन से कोष अगर की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो संचालन से कोष, संचालन से कोष बराबर अगर हम लोग बात करें तो 23,000 हम लोगों ने शुद्ध लाभ कमाया है और उसमें से हम लोगों ने 2,000 जो कमाया है वो संपत्तियों के विक्रय से कमाया है। संपत्तियों का विक्रय हम लोग करेंगे तो हम लोगों का वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं कहलाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी जैसे मान लो सेल करते हैं, परचेज करते हैं, जो गुड्स का सेल परचेज करते हैं तो उसमें तो हम लोगों का ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, एक तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट में काम करते हैं तो उसमें हम लोगों को इसमें आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। देखो 3 एक्टिविटी होती हैं, एक होती है हम लोगों की जब हम लोग रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते हैं, रोकड़ प्रवाह विवरण, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इसमें जो होती हैं तो इसमें 3 एक्टिविटियां होती हैं। कौन कौन सी? एक होती हैं हम लोगों की संचालन गतिविधियां। कौन सी होती हैं? एक हम लोगों की होती हैं संचालन गतिविधियां, इन्हें ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं, संचालन गतिविधियां। एक होती हैं हम लोगों की वित्तीय गतिविधियां। और एक होती हैं हम लोगों की विनियोग गतिविधियां। अब इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो एक होती है हम लोगों की ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक होती है हम लोगों की फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इनमें जब हम लोग डिटेल में क्लास करवाएंगे ना तो आप लोगों को रोकड़ प्रवाह विवरण और कोष प्रवाह विवरण के बारे में पूरी डिटेल में बात बताएंगे आप लोगों को, और अच्छी तरीके से करवाएंगे कि जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से आप लोग नोट्स बना सकें और अच्छी तरीके से उनको कर सकें। तो संचालन से कोष पूछा गया है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो शामिल होंगी जो हम लोगों ने व्यापार करके कमाई है। लेकिन एक तरीके से अगर हम संपत्तियों को अपना सेल करते हैं तो कबाड़ जैसे हम लोग बेचते हैं तो ये कबाड़ जो है उससे अगर हम लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं तो ये काम हम लोग रोज तो करेंगे नहीं, लेकिन व्यापार में हम लोग रोज करेंगे, प्रॉफिट भी हम लोग रोज कमा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि संचालन गतिविधियों में हम लोगों को वही गतिविधियां लिखनी है जो हम लोगों की वैसी मतलब कि व्यापार से संबंधित हो, तो इसमें से हम लोग इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो हम लोगों की संचालन गतिविधियों से अगर कोष की बात की जाए तो वो कितनी है? तो वो है 21,000 रुपये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21,000 रुपये हो जाएगा और बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि समामेलन के पूर्व का लाभ क्रेडिट किया जाता है। समामेलन, देखो अब समामेलन क्या होता है कि कंपनी जब बनाई जाती है तो इसमें क्या होता है कि इसको बनाने के लिए कंपनी ऐसे नहीं बन जाती है कि आपने सोचा और कंपनी बन गई। आपके सबसे पहले उसमें कुछ डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, तो इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो समामेलन के पूर्व का जो लाभ होगा तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा? सामान्य संचय खाते में क्रेडिट किया जाएगा। सामान्य संचय जैसे जनरल रिजर्व बोलते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट। विशिष्ट संचय में उसको हस्तांतरित किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। पूंजी संचय में जिसे कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। लाभ हानि खाते में जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। तो किस खाते में क्रेडिट करेंगे? विशिष्ट संचय में, स्पेशल रिजर्व में करेंगे। पूंजी संचय जिसे कैपिटल रिजर्व बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व में करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे या फिर सामान्य संचय में करेंगे। तो किस खाते में हम लोग समामेलन के पूर्व के लाभ को क्रेडिट किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन। पूंजी के लाभ को जो है समामेलन के पूर्व के लाभ को क्रेडिट किया जाएगा, तो वो किस में हम लोग क्रेडिट करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूंजी संचय कैपिटल रिजर्व अकाउंट में उसको ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि जब विक्रय दिया है 4,80,000 रुपये,
जब विक्रय 4,80,000 रुपये हो और सकल हानि जो है वो लागत का 25% है। और यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है विक्रय, यहाँ पे दिया है विक्रय। तो हमसे पूछा गया है कि क्रय और अंतिम स्टॉक, मतलब परचेज दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, और हमसे पूछा गया है ओपनिंग स्टॉक। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो एक चीज हमें ध्यान से बताइए आप लोग कि आप लोगों ने क्या बनाया होगा। जब हम लोगों ने इंटर और कक्षा 11 में हम लोगों ने पढ़े होंगे तो हम लोगों ने अंतिम खाते बनाए होंगे जिसे फाइनल अकाउंट बोलते हैं। फाइनल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उसमें कॉलम कितने होंगे, तो हम लोगों ने मान लो ऐसे ही कॉलम रख लिए पार्टिकुलर। ये हम लोगों का अमाउंट डेबिट का कॉलम हो गया, रुपए के रूप में हम लोगों ने दे दिया अमाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद ये एक ही कॉलम है, ठीक है। उसके बाद पार्टिकुलर, एलएफ का यूज हम लोग कर देते हैं, बहुत सी जगह एलएफ का यूज है, डेट का भी यूज होता है, लेकिन हम लोग जनरली नॉर्मल सा एक अकाउंट बनाएंगे। हमें कौन सा पूरा अकाउंट बनाना है, पर्टिकुलर। उसके बाद अमाउंट क्रेडिट का, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते थे, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी चीजें लिखते थे, तो जो हम लोगों को पैसा खर्च करते हैं तो वो हम लोग 2 में लिखते थे। 2 में, जैसे 2 में क्या लिखेंगे, तो 2 में लिखेंगे हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परचेज को लिखेंगे, और परचेज अगर रिटर्न है तो इसमें से माइनस कर देंगे। और क्या लिखेंगे, और हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जैसे वेजेस है, फ्रेट है, कैरेज इन वार्ड है, इनको हम लोग लिख लेंगे, ऑक्ट्रॉई है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं वाई लगा के, और क्रेडिट साइड में लिखते हैं सेल को, सेल लिख दिया। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग करते हैं टोटल किया, और टोटल करने के बाद हम लोगों का जो टोटल है ये हम लोगों का ज़्यादा आया, क्रेडिट साइड का ज़्यादा आया, तो क्रेडिट साइड को हम लोगों ने यहाँ पर भी लिख दिया। अब क्रेडिट साइड का ज़्यादा आया तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 में नेट प्रॉफिट। और अगर हम लोगों का लॉस आया तो हम लोगों ने लिख दिया बाई नेट लॉस, सॉरी नेट प्रॉफिट नहीं, हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं यहाँ पे, सॉरी एक सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, जो आएगा उसको लिख दिया। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या दिया है, इसमें अगर हम लोग देखना चाहे ध्यान से इसको देखिए, तो जो जो चीज़ें हैं उनको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। जो जो चीज़ें दी हैं उनको हम लोग इन्हीं अमाउंट में लिख देते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले दिया है कि विक्रय, और विक्रय कितना दिया है, 4,80,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद सकल हानि जो है वो लागत का 25% है। तो हम लोग अगर निकालना चाहे हानि बराबर, अगर हम लोग सकल हानि निकालना चाहे, सकल हानि बराबर, तो सकल हानि बराबर क्या है कि विक्रय गुणे में सकल हानि %, सकल हानि प्रतिशत, और बटे में हम लोग रखेंगे 100 माइनस सकल हानि प्रतिशत। अगर हम लोगों को लाभ होता तो हम लोग प्लस कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्या है, हानि है, सकल हानि प्रतिशत। अब हमें सकल हानि निकालनी है, अब हमें क्या निकालनी है, हमें सकल हानि निकालनी है। तो हम लोग विक्रय लिखेंगे 4,80,000 रुपये, गुणा करेंगे 25 से, और भाग देंगे 100 माइनस
25। तो हम लोगों को कितना आ जाएगा, तो हम लोगों का जो सकल हानि है वो निकल के कितनी आ जाएगी, सकल हानि 4,80,000 गुणे में 25 और भाग देंगे हम लोग 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो 75 होंगे। तो 25 दिया 75 और 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 छंग 18। तो सकल हानि जो आई वो कितनी आई, 1,60,000। 1,60,000। तो हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है, वो 60,000 है और यहाँ पे जो हानि है वो कितनी है, तो वो भी 1,60,000 है। 1,60,000 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इन सभी का टोटल करेंगे, इन सभी का इतने का टोटल कर लेंगे। तो 4,80,000 टोटल भी कर लेते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, आप लोग जल्दी जल्दी करिएगा, ठीक है। लेकिन हम तो आराम से करेंगे, आप लोगों को समझाते हुए चलेंगे, जिससे आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ये कितना हो गया, ये टोटल जो है ये हो गया 7 लाख। कितना हो गया, 7 लाख, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया, 7 लाख रुपए हो गया। अब हम लोगों को हमसे पूछा गया है कि ओपनिंग स्टॉक की तो बताना है, और परचेज जो दिया है वो दिया है, कितना दिया है, 3,50,000 रुपए। तो हमसे क्या क्या है कि अगर हम लोग 7 लाख में 3,50,000 को माइनस करेंगे तो हम लोगों का जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है परचेज का, ओपनिंग स्टॉक का, वो आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3,50,000 रुपए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 3,50,000 रुपए। अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन टाइम जरूर लगा, लेकिन आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि संपत्ति खाते की ब्याज को राशि से प्रतिवर्ष डेबिट किया जाता है। संपत्ति खाते की ब्याज की राशि को प्रतिवर्ष डेबिट किया जाता है ह्रास शेष पद्धति में, वार्षिकी पद्धति में, बीमा पॉलिसी पद्धति में, ह्रास कोष पद्धति में। तो संपत्ति खाते के ब्याज को राशि से प्रतिवर्ष डेबिट किया जाता है, तो कौन सा खाता डेबिट किया जाता है, तो एनओटी मेथड में ऐसा किया जाता है। हम आपको एनओटी मेथड बिल्कुल डेप्रिसिएशन में 3-4 मेथड हैं, उनको हम लोग आपको सिखाएंगे, ठीक है। टाइम मिला तो आपको जरूर सिखाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, कौन सा वाक्य सही है। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं, बैंक खाता एक वास्तविक खाता है, बिल्कुल गलत बात है। बैंक खाता एक व्यक्तिगत खाता है। रोकड़ खाता एक व्यक्तिगत खाता है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि रोकड़ खाता एक रियल अकाउंट है। रोकड़ पुस्तक डेबिट शेष दिखाती है, रोकड़ पुस्तक डेबिट शेष दिखाती है। और पूर्वदत्त बीमा खाता नाममात्र का खाता है, बिल्कुल गलत है। पूर्वदत्त बीमा जो खाता है वो हम लोगों का कैसा खाता है, वो हम लोगों का व्यक्तिगत खाता है। खाते मैंने आप लोगों को बताए नहीं है कि खाते 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। आप डिटेल में ज़्यादा करेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे। 30 क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं और कम समय में हम लोगों को करने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पशुधन पर लगाई जाने वाली ह्रास की पद्धति है पुनर्मूल्यांकन पद्धति, क्रमागत शेष पद्धति, स्थिर प्रवाह पद्धति, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पशुधन पर लगाई जाने वाली जो ह्रास की पद्धति है वो हम लोगों की रिवैल्यूएशन पद्धति है। तो इसका यूज हम लोग, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वीं का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत खाता है, देयपत्र खाता, पशुधन खाता, ख्याति खाता, या फिर उपार्जित किराया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
कि उपार्जित, अनुपार्जित, अदत्त, पूर्वदत्त, इनमें अगर कोई चीज लगी है तो वो, अगर कोई इनके साथ लगा हुआ है तो वो एक व्यक्तिगत खाते में आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पूंजी को व्यवसाय का दायित्व माना जाता है। इसके पीछे कौन सी अवधारणा है? मिलान की अवधारणा है, रूढ़िवादिता की अवधारणा है, पृथक व्यवसायिक अस्तित्व की अवधारणा है, सेपरेट लीगल एंटिटी की अवधारणा है, चालू व्यवसाय मतलब कि गोइंग कंकरेंस की अवधारणा है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि पूंजी को व्यवसाय का दायित्व मानना एक पृथक वैधानिक अस्तित्व की पृथक अस्तित्व की बात करते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि एक मशीन की स्थापना हेतु किए गए व्ययों को समझा जाएगा। तो एक मशीन की स्थापना पर अगर हम कोई व्यय करते हैं तो उसे कैसा व्यय माना जाएगा? आगम व्यय माना जाएगा, अस्थगित आगम व्यय माना जाएगा, सामान्य व्यय माना जाएगा, या फिर पूंजीगत व्यय माना जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है, एक मशीन की स्थापना अगर कोई करते हैं तो वो पूंजीगत व्यय माना जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर लिखा हुआ है, सही ऑप्शन है। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है, मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में पूरी क्लासें की हुई हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। मैंने 24 क्लासें फाइनेंशियल अकाउंट में करवा दी हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनको जरूर देखिएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि एक संगठन जहां अधिकतर अधिकार ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है क्या कहलाता है? क्रियात्मक संगठन, रेखा संगठन, सीमित संगठन, स्टाफ संगठन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एक संगठन जहां अधिकार जो है वो ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेखा संगठन। लाइन संगठन की बात करते हैं तो इस प्रकार से हम लोगों के जो संगठन चलते हैं तो उन्हें हम लोग लाइन में बोलते हैं। हम आपको संगठन के प्रकार बताएंगे, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बारे में बताएंगे, नियोजन के बारे में बताएंगे। बस थोड़ा सा समय चाहिए, हमें समय मिलते ही हम आपको पूरी क्लासें प्रोवाइड कराने की कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि अब बस आप लोगों के लिए ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को यूट्यूब पर आप लोगों के लिए अपलोड करनी है। बैंकिंग व्यवसाय का संचालन करने वाली फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या पूछा है तो 10, 20, 50 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बैंकिंग व्यवसाय की बात करें तो हम लोगों की 10 संख्या होती है और सामान्यता तो 20 होती है। लेकिन अब कुछ नियम में परिवर्तन हो गया है तो उसको भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। कंपनी अधिनियम के अनुसार, कंपनी अधिनियम ने कुछ इनकी जो है साझेदारों की संख्या के बारे में बातें कही हैं। उसके बाद किसी प्रलेख की प्रति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्र भेजने का जो माध्यम है उसका सबसे बढ़िया माध्यम कौन होता है? फैक्स, टेलीफोन, टेलीप्रिंटर या फिर इनमें से कोई नहीं। किसी प्रलेख को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्र भेजने का माध्यम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। बिल्कुल सही, आप लोगों ने बिल्कुल सही ऑप्शन लगाया हुआ है। इसको ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्रैकिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है डुप्लीकेटिंग हेतु, डाक टिकट लगाने हेतु, लेखांकन कार्य में या फिर कार्ड पंचिंग में। फ्रैकिंग मशीन का यूज जो किया जाता है तो वो हो हम लोगों को डाक टिकट लगाने हेतु किया जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि नेतृत्व की वह शैली जिसमें स्वतंत्र परामर्श की अनुमति होती है उसे जाना जाता है निरंकुश शैली, नहीं माना जाता है लोकतांत्रिक शैली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्रियात्मक नहीं होगा और उपयोग कभी भी नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 19 नंबर में लिखा हुआ है कि संचार की पद्धति के रूप में जनश्रुति को बोलते हैं अंगूरी लता जिसे बोलते हैं ग्रेप वाइन। संचार की पद्धति में के रूप में अंगूरी लता आवश्यक रूप से प्रबंध के लिए हानिकारक है, एक अधिक विश्वसनीय व्यवस्था है, एक शासकीय माध्यम है, एक सामाजिक माध्यम है
तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का डी ऑप्शन। अंगूरी की बात करें हम लोग तो ये जो है एक सामाजिक माध्यम सबसे बढ़िया माध्यम है अंगूरी लता संप्रेषण। तो इसको राइट आंसर है हम लोगों का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये मैंने कम्युनिकेशन में पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। कम्युनिकेशन की क्लासें मैंने 4 से 5 आप लोगों की करा दी हैं, उनको आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है कि नियंत्रण में अपवाद का सिद्धांत बताता है कि प्रबंधकों को हर चीज बिना अपवाद की जांच करनी चाहिए, सुधारात्मक कार्यवाही बिना अपवाद की करनी चाहिए, केवल आपातकाल में ही अपवादों को स्वीकार करना चाहिए, अपना ध्यान केवल अपवादों पर ही केंद्रित करना चाहिए। नियंत्रण में अपवाद का सिद्धांत क्या बताता है, ये मैं भी बताऊंगा आप लोगों को कि अपवाद के सिद्धांत किसने दिया था। तो हेनरी फ्योल ने दिया था। ठीक है, ये सब सिद्धांत जो हैं इनको बताने वाला हूँ कि नवाचार का सिद्धांत किसने दिया था, तो रिचर्ड कैंटिलोन ने दिया था। तो इनकी बातें हम लोग आगे करने वाले हैं। उद्यमता का जो फादर ऑफ जो है एंटरप्रेन्योरशिप कौन है, फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है, फादर ऑफ जैसे मान लो सभी के सभी फादर हम लोगों को एक जगह हम लोग आप लोग वीडियो बना देंगे और आप लोग वहाँ से आप लोग अच्छी तरीके से देख लेना। नहीं तो आप लोगों को मैं एक टेलीग्राम में आप लोगों को उसमें प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, एक फोटो बना के प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 में कि एक प्रबंधक प्रतिनिधियान डेलीगेशन के द्वारा हस्तांतरण नहीं कर सकता, अधिकार का हस्तांतरण नहीं कर सकता, कर्तव्य का हस्तांतरण नहीं कर सकता, दायित्व का हस्तांतरण नहीं कर सकता, या फिर उपरोक्त में से किसी का नहीं कर सकता। तो एक प्रबंधक डेलीगेशन के द्वारा हस्तांतरण नहीं कर सकता, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का दायित्व का वो हस्तांतरण नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रबंधन के कौन से कार्यों में गहरा संबंध है, इनमें से कौन से कार्यों में गहरा संबंध है। तो नियोजन, समन्वय, अभिप्रेरण मोटिवेशन या फिर नियंत्रण। तो इनमें बताना है कौन से में गहरा संबंध है। तो पहले में और दूसरे में, मतलब नियोजन में और समन्वय में, पहले में और तीसरे में, नियोजन में और अभिप्रेरणा में, दूसरा तीसरा और चौथा में, दूसरा तीसरा और चौथा में, या फिर पहला दूसरा और चौथा में, पहला दूसरा और चौथा में। तो इनमें से कौन सा गहरा संबंध की बात करता है, तो 22 में का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नियोजन का ही एक पार्ट है एक तरीके से समन्वय, और समन्वय नियोजन में नियंत्रण भी हम लोगों को एक तरीके से शामिल करते हैं। तो ये तीनों पार्ट हम लोगों के आएंगे, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग। लेकिन सबसे लास्ट अगर कार्य पूछा जाता है तो कंट्रोलिंग होता है, हम लोग मैनेजमेंट में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रत्येक अधीनस्थ का केवल एक वरिष्ठ होना चाहिए, यह वक्तव्य किससे संबंधित है, सेकुलर सिद्धांत से संबंधित है, अपवादित सिद्धांत से संबंधित है, आदेश की एकता के सिद्धांत से संबंधित है, या फिर अधिकार उत्तरदायित्व सिद्धांत से संबंधित है। तो प्रत्येक अधीनस्थ का एक वरिष्ठ होना चाहिए, लेकिन उर्विक ने कहा था कि उर्विक ने ये बात उर्विक ने नहीं कही थी, क्योंकि उर्विक ने कुछ अलग कहा था। उन्होंने कहा था कि एक जो प्रबंधक है उसके अधीनस्थों की जो संख्या होती है वो 4 होती है, और 8 भी होती है, और 12 भी होती है। वो केस अलग अलग होते हैं। लेकिन हम लोग तो इसमें जो है आदेश की एकता की बात करें तो इसमें जो है इसका राइट आंसर है प्रत्येक अधीनस्थ का केवल एक वरिष्ठ होना चाहिए। तो इसमें अधीनस्थ की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को जब हम मैनेजमेंट पढ़ाएंगे ना तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे, जिससे आप लोगों को जितने भी डाउट हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, और जो कोई डाउट आएगा तो मैं आप लोगों का सॉल्व भी करता चलूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और 24 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि FW टेलर जाने जाते हैं। FW टेलर किसके लिए जाने जाते हैं, तो FW टेलर ने न्यूमेरिकल भी आते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हाल से FW टेलर इन्होंने प्रीमियम प्लान की बात की थी, तो वेजेस की बात की थी कि वेजेस डिफरेंशियल वेजेस के बारे में बात की थी। तो इनके जो सिद्धांत थे वो कुछ अलग थे। FW टेलर के सिद्धांत वैज्ञानिक की बात करते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध की बात करते हैं। तो FW टेलर
तो समय एवं गति के अध्ययन की बात करते हैं, भिन्नात्मक कार्य अनुसार मजदूरी की बात करते हैं, उपरोक्त दोनों की बात करते हैं, या फिर उपरोक्त में से किसी के लिए नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कि कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हालसे हैं, इमर्सन हैं, टेलर हैं, ये सारे के सारे लोगों ने भिन्नात्मक कार्य अनुसार मजदूरी की बात कही थी और प्रीमियम की बात भी टेलर साहब ने कही थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ब्लैक एवं माउंटन के अनुसार वास्तविक टीम प्रबंधन होते हैं, तो इनके अनुसार कितने प्रबंधन होते हैं, टीम प्रबंधक होते हैं वास्तविक रूप से? तो 1 पर 9 होते हैं, 5 पर 9 होते हैं, 9 पर 1 होते हैं, 9 पर 9 होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ब्लैक एवं माउंटेन के अनुसार वास्तविक टीम प्रबंधक होते हैं 9 होते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 में कि स्टाफिंग कार्य सम्मिलित नहीं है। किसमें सम्मिलित नहीं है? स्टाफिंग में क्या सम्मिलित नहीं है? चयन सम्मिलित नहीं है, प्रशिक्षण सम्मिलित नहीं है, कार्य निष्पादन मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है, नियंत्रण का विस्तार सम्मिलित नहीं है। तो स्टाफिंग में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो स्टाफिंग में नियंत्रण का विस्तार जो है इसको शामिल नहीं करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक्स और वाई, इसमें तो लिखा हुआ है वाई सिद्धांत, लेकिन एक्स सिद्धांत भी है। तो एक्स और वाई सिद्धांत के अगर प्रतिपादन पूछा जाता है तो किसके द्वारा किया गया? तो पीटर ड्रंकर के द्वारा, डगलस मैकग्रेगर के द्वारा, फिलिप कॉटलर के द्वारा, या फिर एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है कि डगलस मैकग्रेगर जो है उन्होंने एक्स और वाई सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ था। उसके बाद 28 नंबर में लिखा हुआ है क्वेश्चन कि अग्नि बीमा में आग लगने के कारण होना चाहिए। अग्नि बीमा में क्या होना चाहिए? दुर्घटनावश होना चाहिए, लापरवाही होना चाहिए, संयोगवश होना चाहिए, या फिर पूर्व नियोजित होना चाहिए। तो ये बातें तो गलत है, पूर्व नियोजित होना चाहिए, क्योंकि पूर्व नियोजित काम नहीं होना चाहिए। उसके बाद संयोगवश होना चाहिए, दुर्घटनावश, दुर्घटना से नहीं तो संयोगवश होता है, तो लापरवाही से भी नहीं होना चाहिए और इससे भी नहीं होना चाहिए, संयोगवश होता है। अगर अग्नि बीमा में आग लगने का कारण जो होता है वो संयोगवश होता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि दुर्घटना हो ही जाए, संयोग की बात होती है। तो डी और सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, आज के हम लोगों के पास 29 ही क्वेश्चन है, तो इसी में हम लोगों को यही क्वेश्चन हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा कि साझेदारी अवैधानिक इनलीगल होगी जब उसमें 7 साझेदार होंगे, असीमित अवधि के लिए स्थापित होगी, कोई साझेदार शत्रु देश का होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साझेदारी अवैधानिक कब मानी जाएगी? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि कोई साझेदार शत्रु देश का होगा। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पिछली क्लास हम लोगों ने 31 क्वेश्चन किए थे, आज हम लोगों ने 29 क्वेश्चन किए हैं, तो 1 या 2 क्वेश्चन आगे पीछे होते रहते हैं, उसके लिए कोई नहीं। लेकिन आप लोगों को बस इतना काम करना है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और एसपी एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए आगे ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और लेकर आऊँगा, और जो चीज़ें हैं उनको भी आप लोगों को पूरी कराने की कोशिश करूँगा। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।